It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. भाई प्रोटीन के साथ प्लास्टिक स्कूप भी खा गए थे क्या, जो 3 साल से अभी तक नहीं पच पा रहा है? मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला। लेकिन इस बधाई के साथ एक खास रिक्वेस्ट भी है कि नितेश भाई, इंडियन ऑडियंस अब स्मार्ट होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज और बेसलेस कंपैरिजंस के बेसिस पर फॉलोअर्स बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। कंज्यूम करने के थोड़े दिनों बाद इसकी तबीयत खराब होने लगी। इसको स्टमक में इन्फेक्शन होने लग जाता है, लिवर में प्रॉब्लम आने लग जाती है और एक्ने होने लग जाते हैं। इस बंदे को शक होने लगता है कि इस वे प्रोटीन में कुछ तो प्रॉब्लम पक्का है। To all the gym goers, is your protein powder genuine? On 9 December 2024, Noida police busted a gang making fake protein supplements. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि नेचर ने माँ के दूध में भी भर के वे प्रोटीन दिया और साइंस के हिसाब से भी वे प्रोटीन एकदम सही है, लेकिन फिर भी इतने सारे केसेस क्यों हैं जहां लोग वे प्रोटीन की भर भर के बुराइयां कर रहे हैं? यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन, कोई फूड सप्लीमेंट गलती से भी नहीं लेना। कि क्या ऐसी स्टडीज पास में मेडिसिन के लिए नहीं हुई? क्या ऐसी स्टडीज पास में फास्ट फूड्स के लिए नहीं हुई? क्या आज भी हम ये नहीं देखते कि फूड इंस्पेक्टर्स ने रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे हैं? दिक्कत वहां हुई जब एक सेंसलेस कंपैरिजन शुरू किया गया, एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जिसका कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है, एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जो सिर्फ फेम पाने के लिए किया गया था, एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जिसने बहुत लंबे समय तक यंग इंडियंस को गुमराह किया और उनके दिमाग में यह बात डाली कि वे प्रोटीन तो बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक चीज है। नोट करना, यहाँ उसी वे प्रोटीन की बात हो रही है जो नेचुरली माँ के दूध में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब एक न्यूबॉर्न बेबी को पैदा होने के बाद सबसे पहला दूध पिलाया जाता है तो उस वक्त उस दूध में 70 to 80% वे प्रोटीन होता है। बच्चा पैदा होने के बाद शुरुआती 3-4 दिनों तक माँ से प्रोड्यूस होने वाले इस थिक येलोइश कलर के पहले दूध को कोलोस्ट्रम बोला जाता है। ये पहला दूध उस छोटे बच्चे के लिए एक हेल्थ टॉनिक, सुपर फूड या फिर एक इम्यून बूस्टर का काम करता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स इसको पहला जरूरी वैक्सीनेशन मानते हैं। वो बात अलग है कि आज भी अपने समाज में बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, जबकि डॉक्टर्स इस बात पर अवेयरनेस फैलाने में लगे हुए हैं कि पहला दूध पिलाना चाहिए। पर आप इस बात पर ध्यान दो कि नेचुरली जब माँ के दूध तक में वे प्रोटीन है तो हमारे लिए वे प्रोटीन अनसेफ कैसे हो सकता है? इनफैक्ट बॉडी मास कंपोजिशन पर अगर आप नजर डालो तो अप्रोक्सीमेटली अपने शरीर में 16% कंपोजिशन प्रोटीन होल्ड करता है, बचा हुआ 16% फैट होल्ड करता है, बचा हुआ 62% वाटर का कंपोजिशन होता है, ये वाला तो आपको पहले से ही पता था, और बचा हुआ 6% कंपोजिशन मिनरल्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स प्लस अदर सब्सटेंसेस का होता है। इस बॉडी कंपोजिशन को देखने के बाद यहाँ तक आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि प्रोटीन आपके शरीर का इंसेनली इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हीमोग्लोबिन, ये एक प्रोटीन ही तो है जो आपके शरीर में लंग्स से लेकर रेस्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन होने के साथ ये भी एक प्रोटीन ही तो है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। जैसे एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन ही तो है जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। अनजाने में प्रोटीन को लोग ऐसे देखते हैं जैसे ये और कुछ नहीं, सिर्फ मसल बिल्डिंग से रिलेटेड कोई चीज है। ये कोई ऐसी चीज है जो जिम या बॉडी बिल्डिंग या एक्सट्रीम फिटनेस वाले लोगों की काम की चीज है, लेकिन असलियत ये है कि अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, नेल्स, हेयर, मसल्स, स्किन वगैरह सभी इंपोर्टेंट बॉडी पार्ट्स को बनाने में और चलाने में प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन अपनी हेल्दी लाइफ के लिए इतना ज्यादा फंडामेंटल कंपोनेंट है कि जिस ग्रीक वर्ड से ये शब्द ओरिजिनेट हुआ यानी कि प्रोटियोस, उस शब्द का मीनिंग भी होता है फर्स्ट रैंक या फिर कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्राइमरी हो, जो आपके लिए सबसे पहले मायने रखती हो। अब पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की वजह से जैसे जैसे प्रोटीन को लेकर अवेयरनेस बढ़ने लगी, वैसे वैसे नॉन वेज और वेज लोगों को यह बताया जाने लगा कि भाई टोफू खाओ, उसके अंदर प्रोटीन होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पाने के लिए ऐसे ही किनोआ खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ, पनीर खाओ, एग्स खाओ, दाल खाओ, चना खाओ, वे प्रोटीन खाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज जब तक वेज वर्सेस नॉन वेज में बटे हुए थे तब तक तो ठीक था, लेकिन पिछले 2 सालों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और इस नए ट्रेंड के चलते मेनली वेज प्रोटीन सोर्सेज से अपनी प्रोटीन की पूर्ति करने वाले लोग 2 अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ चुके हैं। एक कैटेगरी है सत्तू वालों की और दूसरी कैटेगरी है वे प्रोटीन वालों की। जैसे ही यह बंटवारा हुआ तो सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अपने अकाउंट पर रीच बढ़ाने का एक सुनहरा मौका दिखाई दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए इन इन्फ्लुएंसर्स ने सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन के कॉन्सेप्ट पर
साइंस बेस्ड क्लैरिफिकेशंस देने की बजाय मिसकंसेप्शंस फैलाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट आज ये स्थिति हो चुकी है कि सत्तू वाले वे प्रोटीन वालों को गालियां दे रहे हैं और वे प्रोटीन वाले सत्तू वालों को गालियां दे रहे हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन में से आपको कौन सा कंज्यूम करना चाहिए और क्यों ये सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन की कंट्रोवर्सी फंडामेंटली एक सेंसलेस कंपैरिजन है और सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने की एक ट्रिक थी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इन सभी जुमलों से बचने के लिए आप फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकते हो कि ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पूरी जान लगाकर भी आपका ना काट पाएं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आपको सामने टेबल पर ये जो भुने हुए चने दिख रहे हैं, इन भुने हुए चनों का छिलका हटा दो, इन्हें पीस लो और ये जो पाउडर आपको मिलेगा ये ही सत्तू का पाउडर है। चूंकि ये भुने हुए चने इंडियन डाइट का ऑलरेडी कई 100 सालों से हिस्सा रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली सत्तू भी वे प्रोटीन की तरह भारत में कंज्यूम की जाने वाली कोई नई चीज नहीं है, बल्कि सत्तू इंडियन डाइट्स में, मोर स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में कई 100 सालों से यूज होता आ रहा है। जस्ट अभी आपने ये भी देखा कि भुने हुए चनों या छोलों को साफ करके उसका पाउडर बना लेना कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक काम तो है नहीं, इसलिए ही सत्तू इजीली अवेलेबल भी है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है और घर में बहुत आसानी से बन भी सकता है। इनफैक्ट लोग सत्तू को सिर्फ काले चने और छोले से ही नहीं बल्कि गेहूं से भी, मिक्स्ड दालों से भी और जौ से भी बनाते हैं। हमारे राजस्थान में तो जौ वाला सत्तू भी काफी फेमस है। ऑन द अदर हैंड आपको सामने इसी टेबल पर ये जो 1 लीटर दूध दिखाई दे रहा है, इसको गर्म कर लिया जाए, पनीर बनाने के लिए इसमें नींबू, फिटकरी या विनेगर डाल के इसको फाड़ लिया जाए तो दूध फटने के बाद ऐसे 2 अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। एक तो ये नीचे सॉलिड वाला पार्ट और दूसरा ये जो थोड़ा येलोइश कलर का लिक्विड वाला पार्ट ऊपर रह जाता है वो। अब इस दूध को अगर मैं छान लूं तो सॉलिड वाला पार्ट अलग हो जाएगा, लिक्विड वाला पार्ट अलग हो जाएगा। सॉलिड वाला पार्ट है केसीन और लिक्विड वाला पार्ट है वे। अब इस लिक्विड वाले पार्ट को ही जब फैक्ट्रीज में और ज्यादा प्रोसेस्ड कर दिया जाता है तो उससे बनता है ये वे प्रोटीन। सत्तू के कंपैरिजन में वे प्रोटीन की अवेलेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट है, उसकी प्रोसेसिंग करना भी ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है, इसलिए ही सत्तू के कंपैरिजन में वे प्रोटीन काफी ज्यादा महंगा भी आता है। जैसे आपको एक सही क्वालिटी का 1 kg सत्तू पाउडर अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए का पड़ेगा, लेकिन वहीं एक सही क्वालिटी का 1 kg वे प्रोटीन पाउडर 2000 रुपए का पड़ेगा। सेम क्वांटिटी है लेकिन सीधे सीधे दोनों के रेट्स में 10 गुना का फर्क आ रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर किसी के लिए वे प्रोटीन इजीली अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। और मुझे पर्सनली इस बात से प्रॉब्लम है कि ये इन्फ्लुएंसर जब भी सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन का कंपैरिजन करते हैं तो सत्तू को हमेशा नीचा दिखाते हैं और वे प्रोटीन को हमेशा सुपीरियर दिखाते हैं। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये लोग कंपैरिजन हमेशा प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से ही करते हैं। ये वाला कोट याद है ना, जो कि कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं दिया था कि हर कोई जीनियस है, लेकिन मछली को आप उसकी इस एबिलिटी के बेसिस पर जज करोगे कि वो पेड़ पर कितनी तेजी से चढ़ सकती है, तो वो मछली बेचारी जिंदगी भर यही सोचती रह जाएगी कि वो तो किसी काम की नहीं। सिमिलरली ये तो हमने देख लिया कि सत्तू एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जब सत्तू के हेल्थ बेनिफिट्स को आप समझोगे तो आपका भेजा खुल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि सत्तू एक फाइबर रिच फूड है, यानी कि ये आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही सत्तू एक लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड भी है। इमेजिन करो आपकी बॉडी एक फायर प्लेस है, सर्दियों में हाथ तापते हैं ना अपन, वैसे ही। और इस फायर प्लेस को जलाए रखने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो वैसा ही है जैसे अपने शरीर को चलाए रखने के लिए फूड चाहिए होता है। अब मेजरली जो कुछ भी अपन कंज्यूम करते हैं वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, या तो वो फूड हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड होगा या फिर वो फूड लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड होगा। हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड को आप ऐसे समझो जैसे वो सूखा कागज है। इस सूखे कागज को हम जैसे ही आग में डालेंगे तो अचानक से आग ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बेचारा ये ड्राई पेपर बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाएगा। और लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड को आप ऐसे समझो जैसे वो वुडन लॉग है। इस लकड़ी के लट्ठे को हम जैसे ही आग में डालेंगे तो अचानक से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये लकड़ी का लट्ठा धीरे धीरे जलता रहेगा और आने वाले कई घंटों तक हमें तपत देता रहेगा। सिमिलरली जो हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं जैसे मैक्सिमम फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर इंटेक वाली चीजें एक्सेट्रा, इनको खाने से अपने शरीर में क्विकली ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जैसे सूखे कागज ने क्विकली आग बढ़ा दी थी, जिससे आपको एक क्विक एनर्जी बूस्ट मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद ही दोबारा भूख लगने लगेगी, एनर्जी बूस्ट क्रैश कर जाएगा और थकान टाइप फील होने लगेगी, जैसे ड्राई पेपर थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट ज्यादा क्रेविंग्स होने की वजह से आप ओवर ईटिंग करोगे, वेट गेन होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं जैसे सत्तू, मैक्सिमम सब्जियां, दाल, होल ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्लोली और स्टेडीली राइज करते हैं, जिससे एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है और सडन हाइज एंड लोज से आप बच जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे वो वुडन लॉग धीरे धीरे तपत दे रहा था। होपफुली अब आपको समझ आ रहा होगा कि डॉक्टर्स हेल्दी लाइफस्टाइल को लो ग्लिसेमिक फूड से क्यों जोड़ते हैं और सत्तू इस मामले में कितना सही फूड है अपने लिए। साथ ही सत्तू एक मिनरल्स रिच फूड भी है, यानी कि उसमें आयरन होता है जो आपकी
हीमोग्लोबिन लेवल्स को बूस्ट करता है और थकान को रिड्यूस करता है। सत्तू में मैग्नीशियम भी है जो बोन हेल्थ और मसल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। सत्तू में कैल्शियम भी होता है जो कि मजबूत हड्डी और मजबूत दांतों के लिए बहुत जरूरी है। सत्तू में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी मौजूद होते हैं जो एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन फंक्शंस को एनहेंस करते हैं। साथ ही सत्तू वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। ऑब्वियसली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है तो क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग को कम करता है और आपको लंबे समय तक फुल रखता है। सत्तू बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। इसमें नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करती हैं। सत्तू हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको दूसरे शब्दों में बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, सत्तू उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। जिन लोगों को बीपी की समस्या रहती है उन लोगों को भी सत्तू रिकमेंड किया जाता है क्योंकि सत्तू में मौजूद मैग्नीशियम कंटेंट ब्लड प्रेशर लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। चूंकि सत्तू एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है और इसका आयरन रिच कॉम्पोजिशन अनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी से बचने में मदद करता है। सत्तू के कूलिंग इफेक्ट्स भी हैं। भारी गर्मियों में सत्तू स्पेशली बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो एक नेचुरल कूलेंट के रूप में काम करता है। ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कि सत्तू को बार बार फ्रिज में रखने की नीड नहीं है। इसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ है और लंबे समय तक एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से ये सारी डिबेट छिड़ी हुई है वो ये कि सत्तू एक प्रोटीन रिच फूड है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करता है और मसल रिपेयर और ग्रोथ को भी असिस्ट करता है। चूंकि सत्तू इतनी आसानी से घर में ही बन जाता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसलिए इसे पुअर मैन्स प्रोटीन भी बोला जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स और न्यूट्रिशन का सत्तू एक पावर हाउस है। इसका मतलब जब नितेश सोनी ने ये बात बोली शेक बनाना है तो पहले उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के देता हूँ 15 दिन वो पी ले कोई। और जो कहते हैं ना मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो। तो इस बात में दूर दूर तक कोई दिक्कत थी ही नहीं। ऑलरेडी अभी हमने खुद सत्तू के इतने सारे एडवांटेजेस देखे तो थकान और कमजोरी तो दूर होगी ही। बंदा एकदम सही बोल रहा था। तो दिक्कत कहां हुई? दिक्कत वहां हुई जब एक सेंसलेस कंपैरिजन शुरू किया गया। एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जिसका कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है। एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जो सिर्फ फेम पाने के लिए किया गया था। एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जिसने बहुत लंबे समय तक यंग इंडियंस को गुमराह किया और उनके दिमाग में यह बात डाली कि वे प्रोटीन तो बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक चीज है। नोट करना, यहाँ उसी वे प्रोटीन की बात हो रही है जो नेचुरली माँ के दूध में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और जब ऐसे लोगों के पास लॉजिक वाला कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता तो ये वे प्रोटीन को नीचा दिखाने के लिए एक शब्द बहुत बार यूज करते हैं, डब्बे वाली बॉडी। पिछले साल जब मैंने स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में इस डब्बे वाली बॉडी शब्द के मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हुए बताया था कि जनरली मार्केट में एक टर्म यूज होता है पाउडर वाली बॉडी या डब्बे वाली बॉडी। असल में होता यह है कि कंपैरेटिवली फिट इंसान जब कहीं से गुजरता है तो चाय और सुट्टा हाथ में लेके 4 तोंद वाले चंपू बहुत आसानी से कमेंट कर देते हैं कि अबे इसने तो पाउडर खा खा के बॉडी बनाई है। अबे गधों, तुम्हें फंडामेंटली ये भी नहीं पता कि तुम पाउडर वाली बॉडी बोल किसे रहे हो। 16 साल के लड़के के सामने दूसरे ऑप्शन वाले टेबल पर ये जो वे प्रोटीन रखा है, डब्बे वाली बॉडी बोलते वक्त जनरली लोग इस डब्बे की बात करते हैं, जबकि उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं होता कि इसके अंदर जो वे प्रोटीन है वो दूध से ही बनता है, नेचुरल है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है और मोस्ट इंपोर्टेंटली हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ टू ईट है। खैर, इस लड़के के सामने तीसरा और सबसे खतरनाक ऑप्शन जो उसे कभी नहीं चूज करना चाहिए वो है ये स्टेरॉइड्स वाला। अब स्टेरॉइड्स शब्द को भी लोगों ने बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया है। आपको क्लियरली बता दूं कि इस टेबल पर रखी हुई हर चीज स्टेरॉइड्स नहीं है। स्टेरॉइड्स अलग होते हैं और पीईडीज यानी परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स अलग होते हैं। मार्केट में हद से ज्यादा यूज होने वाले ये टर्मिन और एम्प के इंजेक्शंस स्टेरॉइड्स नहीं है। एक तो पहले ही वे प्रोटीन को लेकर मार्केट में इतने सारे मिथ्स हैं, ऊपर से तुम लोगों के ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज ऐसी फर्जी बातें और कर देते हैं। Protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. भाई प्रोटीन के साथ प्लास्टिक स्कूप भी खा गए थे क्या, जो 3 साल से अभी तक नहीं पच पा रहा है। सिमिलरली प्रोटीन शेक को स्टेरॉइड्स के साथ जोड़ देना और दोनों को मिला के अनहेल्दी बता देना। यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीज़ें जो भी हैं। और अगर प्रोटीन शेक्स अनहेल्दी हैं तो यंग इंडियंस के सामने उसको प्रमोट करने का कोई लॉजिक बनता है क्या? हर दिन नॉनवेज मुश्किल है ना, लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज। कोई बोल रहा है प्रोटीन कंज्यूम करने से हिप जॉइंट घिस गया या किडनी फेल हो गई वगैरह वगैरह। और एक कभी भी जिम में जाके किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन, कोई फूड सप्लीमेंट गलती से भी नहीं लेना। किडनियां फेल हो रही हैं। हमारे हॉस्पिटल में एवरेजली रोज एक पेशेंट आ रहा है, रोज एक पेशेंट बच्चा आ रहा है
18 साल का, 20 साल का, 22 साल का कि किडनी खराब हो गई। आप गूगल पे सर्च करो, वीडियोस पड़ी हैं, या उसको हिप जॉइंट घिस गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि नेचर ने माँ के दूध में भी भर के वे प्रोटीन दिया और साइंस के हिसाब से भी वे प्रोटीन एकदम सही है, लेकिन फिर भी इतने सारे केसेस क्यों हैं जहां लोग वे प्रोटीन की भर भर के बुराइयां कर रहे हैं? तो फर्दर रिसर्च करने पर पता चलता है कि इस सब के पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने आयुष्मान खुराना के केस में देखा। क्या पता किसी ट्रेनर से सुन लिया हो, या फिर किसी एक रैंडम ऑनलाइन वीडियो में देख लिया हो, या फिर ऐसे ही किसी आर्टिकल एक्सेट्रा में पढ़ लिया हो। दूसरा रीजन है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, जो कि हमने अक्षय कुमार के केस में देखा। प्रोटीन और स्टेरॉइड दोनों को जोड़ के बिना प्रिसाइज डिफरेंस मेंशन किए कंबाइनली बुराई कर मारी, जबकि प्रोटीन पाउडर एकदम अलग चीज है, स्टेरॉइड्स एकदम अलग चीज है। और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलती है कि प्रोटीन पाउडर तो शायद कोई खराब चीज है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अडल्टरेशन इन प्रोटीन। मार्केट में मिलने वाले इन वे प्रोटीन के डब्बों में जिस लेवल पर आज मिलावट हो रही है, उसके रियल सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। मेनली सोशल मीडिया अवेयरनेस की वजह से भी वे प्रोटीन की डिमांड अब मार्केट में काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई है। ऑन द अदर हैंड सप्लाई उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रही है, तो डिमांड को कंपनसेट करने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये कि कैसे भी करके फेक प्रोटीन पाउडर्स बना बना के लोगों को चेप दो। हाल ही में नोएडा में एक ऐसा ही रियल इंसिडेंट हुआ जब अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए अतिम सिंह नाम के एक बंदे ने वे प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का सोचा। इसने वे प्रोटीन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और उसको प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में कंज्यूम करना शुरू किया। कंज्यूम करने के थोड़े दिनों बाद इसकी तबीयत खराब होने लगी। इसको स्टमक में इन्फेक्शन होने लग जाता है, लिवर में प्रॉब्लम आने लग जाती है और एक्ने होने लग जाते हैं। इस बंदे को शक होने लगता है कि इस वे प्रोटीन में कुछ तो प्रॉब्लम पक्का है। फॉलोइंग दिस ये पुलिस स्टेशन में जाकर इस चीज की कंप्लेन कर देता है। पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते करते फाइनली नोएडा सेक्टर 63 में जी ब्लॉक में पहुंचती है, जहां पुलिस को मिलती है बेसमेंट में एक ऐसी फैक्ट्री जहां लोग बिना किसी लाइसेंस के फेक प्रोटीन पाउडर बना रहे थे। इस फेक प्रोटीन पाउडर बनाने की फैक्ट्री में रेड मार के पुलिस वालों ने यहां से 50 लाख रुपए का माल रिकवर किया। मेटाडेक्स्ट्रीन पाउडर, कैफीन, कोकोआ पाउडर, SMP पाउडर, अश्वगंधा और चॉकलेट पाउडर जैसी चीजों का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे फर्जी प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए। To all the gym goers, is your protein powder genuine? On 9 December 2024, Noida police busted a gang making fake protein supplements including protein powders and energy booster capsules. The scam was exposed when a customer complained about health issues after using a supplement called Raw Rage. इन्होंने खुद ही ब्रांड बनाए हैं और पहले ये लोग हालांकि एक दूसरी कंपनी में ये लोग नौकरी कर रहे थे। ध्यान देना कि इन्होंने इस प्रोटीन पाउडर की कॉस्ट हाई एंड साइड पर रखी थी, यानी कि 3500 रुपीज पर केजी, ताकि किसी को शक ना हो कि ये कहीं सस्ता और फर्जी माल तो नहीं है। तो ऐसी रिपोर्ट की वजह से लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलती है कि यार प्रोटीन पाउडर तो बहुत ही बेकार चीज है और मार्केट में जितने भी प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं उन सभी के अंदर मिलावट आ रही है। अबे तुम बिना न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस और बिना कॉम्पोजिशन मेजर किए ऐसे कुछ भी मिला के अगर रैंडमली खा जाओगे तो उसमें वे प्रोटीन से एग्जैक्टली कहां शरीर को नुकसान पहुंचा? वे प्रोटीन के नाम पर जो फेक पाउडर बेचा जा रहा है, नुकसान तो शरीर को उससे पहुंच रहा है। ऐसे ही न्यूज में ना जाने कितनी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि अपने देश में फेक प्रोटीन पाउडर बेचा जा रहा है। ऐसे फेक प्रोटीन पाउडर्स जिनकी वजह से मौत तक हो जाती है, ऐसे फेक प्रोटीन पाउडर्स जिनकी वजह से शरीर में कुछ इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस फेक प्रोटीन पाउडर्स के हैं, वे प्रोटीन के नहीं हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी जो पिछले साल इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा वायरल हुई, उस स्टडी में टोटल टॉप 36 वे प्रोटीन ब्रांड्स जो इंडिया में ज्यादा बिकते थे उनकी टेस्टिंग की गई, उनको एनालाइज किया गया। कंक्लूजन काफी शॉकिंग था और यही रीजन था कि ये रिसर्च इतनी चर्चा में रही। इस स्टडी के मुताबिक इंडिया में बिकने वाले 36 पॉपुलर वे प्रोटीन्स प्लस प्लांट प्रोटीन में से 70% मिसलेबल्ड पाए गए, यानी कि टेस्टिंग करने पर पता चला कि पर 100 ग्राम के हिसाब से डब्बे के बाहर जो मेंशन्ड था उतना प्रोटीन डब्बे के अंदर नहीं मिला, या तो उससे कम मिला या फिर उससे ज्यादा मिला। यहाँ नोट करना कि डब्बे पर मेंशन्ड जितना अमाउंट है अंदर प्रोटीन उससे कम मिलना ही नहीं बल्कि ज्यादा मिलना भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि अनरेगुलेटेड नाइट्रोजन स्पाइकिंग की वजह से ये अचीव किया गया हो। ऊपर से फिर आपको एग्जैक्टली पता भी तो होना चाहिए ना कि आप क्या खा रहे हो। अगर आप कंज्यूम वो सोच के कर रहे हो जो डब्बे के बाहर मेंशन्ड है, लेकिन आपके शरीर में उससे काफी ज्यादा मात्रा चली जाए तो किडनीज पर एक्सेसिव प्रोटीन स्ट्रेन तो पड़ेगा ही ना, जो कि ऑब्वियसली हार्मफुल होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये नोट करो कि यहाँ पर 36 पॉपुलर वे एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के 70% की बात हो रही है। इंडिया में बिकने वाले सभी वे प्रोटीन्स के 70% की बात नहीं हो रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ऐसी स्टडीज पास में मेडिसिन के लिए नहीं हुई? क्या ऐसी स्टडीज पास में फास्ट फूड्स के लिए नहीं हुई? क्या आज भी हम ये नहीं देखते कि फूड इंस्पेक्टर्स ने रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे हैं और ना जाने कितने ही हफ्तों पुरानी सड़ी गली सब्जियां का खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? तो एट द एंड ऑफ द डे इसका समाधान क्या है? क्या बीमार होने पर मेडिसिन लेना बंद कर देना इसका समाधान है, या फिर ऑथेंटिक मेडिकल स्टोर
सोर्स से ही मेडिसिन लेना इसका समाधान है? क्या रेस्टोरेंट्स में खाना खाना बंद कर देना इसका समाधान है? या फिर हाइजीन मेंटेन करने वाले और ट्रांसपेरेंसी रखने वाले रेस्टोरेंट्स में जाकर फूड कंज्यूम करना इसका समाधान है? लेकिन ये स्टडी जब पब्लिश हुई या फिर न्यूज में कभी फेक प्रोटीन पाउडर बनाने वाली गैंग को बस्ट किया जाता है, तो अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया की एक जजमेंटल टोन हो जाती है। न्यूज एंकर्स जिनको फिटनेस इंडस्ट्री का एफ भी नहीं पता और न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस का एन भी नहीं पता, जिनको ये तक नहीं पता कि वे प्रोटीन एग्जैक्टली क्या है और कैसे बनता है, ये न्यूज एंकर्स अपना कंक्लूजन दे देते हैं कि भैया प्रोटीन पाउडर तो दुनिया में सबसे खराब चीज है, सारे ही प्रोटीन पाउडर बेकार होते हैं, दुनिया में किसी को भी प्रोटीन पाउडर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में न्यूज एंकर्स की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये इस बात को लेके ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं कि जैसे ऑलमोस्ट हर खाने की चीज में मिलावट आने के चांसेस होते हैं, वैसे ही प्रोटीन पाउडर्स में भी मिलावट आने के चांसेस होते हैं। और इस लेटेस्ट स्टडी को लोगों के सामने पुट करने का सही तरीका था लोगों में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को ये बताना कि ये देखो, ये रही आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट, ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स के नाम है, इस वाले कॉलम में इन प्रोटीन्स को बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनीज के नाम है, इतना % प्रोटीन इनके अंदर डिटेक्ट हुआ है, जबकि इतना % प्रोटीन इनके डब्बों के बाहर लेबल पर लिखा हुआ था। ये डिफरेंस जितना ज्यादा हरा और जितना ज्यादा लाल की तरफ है, यानी कि जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिटीज में है, प्योर प्रोटीन होने के उतने ही कम चांसेस हैं। और इंडियन मीडिया को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि वे प्रोटीन पाउडर्स खरीदते वक्त इस चार्ट में दिखाई गई जो सेंटर वैल्यूज हैं, उन सेंटर वैल्यूज के इर्द गिर्द रह के ही अपने प्रोटीन को प्रेफर करें और मार्केट में बिक रहे फेक प्रोटीन्स से ज्यादा बचने की कोशिश करें। ना कि रैंडमली न्यूज में सबके सामने आके बेवकूफों की तरह ये बोल देना कि भैया प्रोटीन पाउडर तो बहुत ही बेकार चीज है, उससे जान जाती है, कोई भी प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करो ही मत। सच कहूं तो यह दुर्भाग्य की बात है कि वे प्रोटीन पाउडर्स को सप्लीमेंट के रूप में देखा जाता है। इसको ऐसे समझो कि जो कुछ भी हम खाते या पीते हैं वो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो फूड और दूसरा है फूड सप्लीमेंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमको अपने रेगुलर फूड इंटेक से नहीं मिल सकते, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, वो न्यूट्रिएंट्स हम फूड सप्लीमेंट्स से यानी कि मेन खाने के अलावा किसी चीज से लेने की कोशिश करते हैं। सप्लीमेंट का मतलब ही होता है एड ऑन, और सही मायने में देखा जाए तो वे प्रोटीन पाउडर्स को फूड सप्लीमेंट नहीं, फूड में कैलकुलेट किया जाना चाहिए। प्रोटीन पाउडर्स को और ज्यादा नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। इंडिया में बढ़ती हुई प्रोटीन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए हमको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और लोगों को यह बताना पड़ेगा कि वे प्रोटीन पाउडर्स या फिर प्रोटीन पाउडर्स इन जनरल आपके लिए कोई फूड सप्लीमेंट नहीं बल्कि एक तरीके से फूड ही है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो तो वे प्रोटीन पाउडर आपकी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, रोटी सब्जी की तरह। अगर आप मार्केट में घूम रहे इतने सारे फर्जी वे पाउडर्स से बच पा रहे हो, अगर आपके हाथ में एक नॉन अडल्टरेटेड हाई क्वालिटी वे प्रोटीन का डब्बा है, तो वो और कुछ नहीं बस दूध से निकाला गया एक वे प्रोटीन ही है, जिसको प्रोसेस करके उसमें से फैट्स और कार्ब्स और ज्यादा रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो क्या दूध को आप सप्लीमेंट के रूप में गिनते हो क्या? दूध आपके फूड का हिस्सा नहीं है क्या? तो उसी दूध से बनने वाले नॉन अडल्टरेटेड हाई क्वालिटी वे प्रोटीन को आप सप्लीमेंट में गिनो और फूड में ना गिनो, इस बात का क्या लॉजिक बैठा? पर फिर भी टेक्निकली प्रोटीन पाउडर्स को सप्लीमेंट्स में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सिर्फ दूध के वे के अलावा उसको कंज्यूमेबल और मोर एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ अमीनो एसिड्स, पचाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इमल्सिफायर्स, थिकनिंग एजेंट्स, टेस्टी लगने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स एक्सेट्रा डाल दिए जाते हैं। प्रोटीन्स जो ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो असल में और कुछ नहीं बस अमीनो एसिड्स की चेन होती हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए डिजाइंड होती हैं। तो आप सत्तू से प्रोटीन लो या दाल से प्रोटीन लो या अंडे से लो या चिकन से लो या वे प्रोटीन पाउडर से लो, शरीर में जाने के बाद सबसे पहले अमीनो एसिड्स में टूटेगा और उसके बाद बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जांपल से ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लो ये जो घर है ये आपकी बॉडी है और इस घर में मौजूद दीवार आपके शरीर में मौजूद प्रोटीन्स हैं। तो उस दीवार और घर को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो ईंटें ही अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि प्रोटीन की फंडामेंटल यूनिट। अब 99% यंग इंडियंस जो जिम में जा रहे हैं उनको 1% भी अंदाजा नहीं है कि उनके ट्रेनर ने उनको जो BCAA और EAA लेने के लिए बोल दिया है वो एग्जैक्टली क्या है और उन्हें लेना चाहिए या नहीं। जिम जाने वाले मैक्सिमम बंदों को बस इतना पता है कि यार वो अपने राहुल भैया है ना, वो ट्रेनर, हाँ वो जिनका 20 इंच का डोला है, उन्होंने बोला है कि यार BCAA के बिना तो नहीं बनेगी। भले ही उस राहुल भैया ने खुद इंजेक्शन ठोक ठोक के डोला बनाया हो, लेकिन यंग इंडियंस की बॉडी कैसे बनवा रहे हैं? BCAA चेप चेप के। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जितने ज्यादा डब्बे ट्रेनर्स चेप देंगे उतना ज्यादा उनका कमीशन बनेगा। तो अब EAA, BCAA और अमीनो एसिड्स के पीछे के साइंटिफिक लॉजिक को समझो और जब आज जिम जाओगे ना तो अपने राहुल भैया को भी समझाना। देखो, यूं तो अपने शरीर में काफी अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ उन अमीनो एसिड्स की बात की जाए जो अपनी बॉडी प्रोटीन्स बिल्ड करने के लिए यूज करती है तो वो टोटल 20 होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स को प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स भी बोल दिया जाता है। ये 20 अमीनो एसिड्स मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। 20 में से 9 तो हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स EAA और बचे हुए 11 होते हैं नॉन
एसेंशियल अमीनो एसिड्स। EAA का मतलब होता है ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती और जो डाइट हम कंज्यूम करते हैं उससे हमें मिलने चाहिए। वहीं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब होता है ऐसे अमीनो एसिड्स जो अपनी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, या यूं कह लो कि जिनको बनाने के लिए अपने शरीर को एक्सटर्नल डाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जिम जाने वाले लोग वे प्रोटीन पाउडर और प्री वर्कआउट्स के अलावा अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए सबसे कॉमन सप्लीमेंट जो यूज करते हैं वो आपके सामने रखे हुए इन दोनों डब्बों में से कोई भी एक हो सकता है। या तो वो BCAA होगा या फिर वो EAA होगा। सेम अमाउंट का EAA का डब्बा थोड़ा महंगा आता है, लेकिन BCAA का डब्बा थोड़ा सस्ता आता है। इन दोनों ही डब्बों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यों, ये समझने के लिए एक बार नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाली लिस्ट को भूल जाओ और सिर्फ इस EAA वाली लिस्ट पर फोकस करो। ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनमें से भी 3 ऐसे हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर एक ट्री ब्रांच की तरह दिखता है, इसलिए इन तीनों को ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स यानी कि BCAA बोला जाता है। और ये तीनों हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझो कि अगर सभी EAAs ब्रिक्स हैं तो ये तीनों BCAAs जो कि EAA के सबसेट ही हैं, ये BCAAs थोड़ी और स्पेशल ब्रिक्स हैं जो मसल ग्रोथ, रिकवरी और रिपेयरिंग में और ज्यादा तेजी से हेल्प करती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी अमीनो एसिड्स के केमिकल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में इन 3 ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स BCAAs के केमिकल स्ट्रक्चर के अलग होने की वजह से ये डायरेक्टली मसल्स में ही मेटाबोलाइज हो सकते हैं। इस लिस्ट पर नजर मारो। इस लिस्ट में मौजूद BCAAs को छोड़ के ये सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इससे पहले कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मसल्स के पास जाएं, इनको लिवर मेटाबॉलिज्म या लिवर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस लिस्ट में ये जो 3 BCAA आपको दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली स्केलेटल मसल में ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों ही BCAA को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो लीवर में है ही नहीं। एज अ रिजल्ट BCAA एक्सरसाइज के दौरान एक क्विक एनर्जी सोर्स का काम करता है EAA के कंपैरिजन में। यहाँ तक आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि फिर तो BCAA ज्यादा महंगा होना चाहिए EAA से, क्योंकि BCAA फटाफट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट द आंसर इज पर केजी EAA का डब्बा ज्यादा महंगा आता है क्योंकि वो एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल प्रोवाइड कर रहा है। 6 EAAs के साथ बचे हुए 3 BCAAs भी इंक्लूडेड प्रोवाइड करता है। 100 बात की एक बात यह है कि BCAA लो अगर वर्कआउट के बीच एनर्जी चाहिए और मसल ब्रेकडाउन रोकना हो तो, और EAA लो अगर बेटर रिकवरी, मसल ग्रोथ और कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए हो तो। प्लस क्योंकि BCAA तो इंक्लूडेड है ही, तो BCAA वाले फायदे तो इसमें मिलेंगे ही। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जिम जाने वाले मेल्स और फीमेल्स जो प्रोटीन पाउडर्स यूज करते हैं उसमें प्रोसेसिंग के टाइम वैसे भी EAA और BCAA ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे मैं जो प्रोटीन पाउडर यूज करता हूँ उसकी एक सर्विंग 39 ग्राम की है, उसमें मैक्सिमम ग्राम्स तो प्रोटीन होता है, 11 ग्राम्स EAA के हैं, BCAA इंक्लूडेड, और रिमेनिंग ग्राम्स बाकी चीजों के लिए। अब सवाल ये है कि जब EAA या BCAA पहले से ही मुझे अपने प्रोटीन पाउडर में मिल रहा है तो मैं अलग से उसके लिए डब्बा क्यों खरीदूं? EAA के डब्बे की एक सर्विंग है 10 ग्राम की, प्रोटीन पाउडर की एक सर्विंग में मुझे जो प्रोटीन मिल रहा है उसके अलावा 11 ग्राम तो EAA का ही है। तो EAA के डब्बे की एक सर्विंग से 1 ग्राम ज्यादा तो मुझे अपने प्रोटीन पाउडर की एक सर्विंग से ही मिल रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करूं? इसका आंसर है टाइमिंग डिफरेंस। जनरली प्रोटीन पाउडर पोस्ट वर्कआउट या मील्स में लिया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट अगर कम फटीग या टारगेटेड अमीनो एसिड्स चाहिए तो BCAA और EAA हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन ये सभी सप्लीमेंट्स प्रोसेस्ड होते हैं और हर किसी को सूट नहीं करते। इसलिए आपका ट्रेनर क्या बोल रहा है, कोई डॉक्टर क्या बोल रहा है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है, इन सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है कि आपका शरीर क्या बोल रहा है। आप फूड या सप्लीमेंट कुछ भी कंज्यूम करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। पर्सनली मैंने खुद भी पिछले कुछ महीनों से वर्कआउट के टाइम EAA का कंजम्पशन बंद कर दिया है और मेरे वे प्रोटीन पाउडर में मौजूद EAA का कंजम्पशन ही एटलीस्ट आई बिलीव मेरे लिए इनफ है। मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, ना ही मुझे बॉडी बिल्डिंग करके कोई कॉम्पिटिशंस फाइट करने हैं। जिम मेरे लिए एक तरीके से खुद को रिचार्ज करने की जगह है। पूरे दिन भर काम करने के बाद बहुत लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठ के इस चैनल के लिए वीडियोस बनाने के प्रोसेस में उलझे रहने के बाद जिम में आके ऐसा फील होता है जैसे एक नई दुनिया सी है, काफी रिलैक्स्ड फील होता है। और बायोलॉजिकली इस फीलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका ब्रेन सेरोटोनिन लॉन्च करे। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है जो आपके ओवरऑल वेलबींग, रिलैक्सेशन और ओवरऑल मूड को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरसाइजेज जैसे वेट लिफ्टिंग, रनिंग और इवन योगा आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं। इसलिए इस नेचुरल फील गुड केमिकल रिस्पॉन्स की वजह से एक्सरसाइजेस के बाद रिचार्ज्ड, हैप्पी और रिलैक्स फील होता है।
वर्कआउट के दौरान सेरोटोनिन क्यों रिलीज होता है? असल में वर्कआउट के टाइम ट्रिप्टोफैन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है, जो कि सेरोटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ट्रिप्टोफैन शब्द सुन के चौंक मत जाना, इस लिस्ट में वापस आके दिखाऊं तो ये भी बस एक EAA ही है। खैर, ये सेरोटोनिन एक तरीके से थकान का सिग्नल देता है, लेकिन जब आप अलग से BCAA पीते हो तो ये ट्रिप्टोफैन को ब्रेन में जाने से रोक देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली थकान भी कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इस सेरोटोनिन के कम होने से फील गुड हार्मोन भी तो कम हो रहा है ना। इसलिए जिम और वर्कआउट जो मेरे लिए मेंटल रिलैक्सेशन का काम करते हैं, वो BCAA की कंजप्शन की वजह से असल में मेंटल रिलैक्सेशन का काम कर ही नहीं रहे और बायोलॉजिकली उस फील गुड हार्मोन को रिलीज होने से रोकते हैं। लेकिन जो लोग बॉडी बनाने में ज्यादा फोकस्ड हैं, उनके लिए अलग से EAA और BCAA लेना सही रहेगा, बट ओनली लिमिटेड क्वांटिटी में। जस्ट अभी आपने इतना डिटेल में नोटिस किया कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि स्पेशली वेजिटेरियन लोग सिर्फ नॉर्मल घर के खाने पर डिपेंड होके अपना डेली प्रोटीन इंटेक टारगेट मीट करने में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम सबको पता है कि आज से 30-40 साल पहले बिना मिलावट वाला ठीक ठाक खाना जो हुआ करता था, वो आज हमें मिलना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। अगर घर का खाना इतना ही हेल्दी होता और एक फिट लाइफ स्टाइल के लिए इनफ होता, तो क्यों लोगों के पापा चाचाओं के पेट निकले हुए हैं? क्यों लोगों की मम्मी और चाचियों के घुटने इतनी अर्ली एजेस में खराब हो रहे हैं? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA के अकॉर्डिंग मोस्ट अडल्ट्स के लिए 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट रिकमेंड किया जाता है। यानी कि अगर कोई 90 kg का आदमी है तो उसको एक दिन में 72 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। कहां से लाओगे 72 ग्राम प्रोटीन? सत्तू से या फिर एक कटोरी दाल से? और अगर नॉनवेज नहीं हो तो आधे ऑप्शंस तो वैसे ही घट गए। तो इस पूरे सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन के डिबेट में आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए बस इस एक चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप इस फालतू के डिबेट के झांसे में फिर से कभी आओगे ही नहीं। और इस वीडियो के बाद फ्यूचर में अगर आपसे कोई सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन की बकवास करे तो उसके मुंह पर ये चार्ट फेंक के मारना। सिर्फ अगर मेन कंपोनेंट्स की बात की जाए और सत्तू और वे प्रोटीन दोनों का ही 100 ग्राम्स का कंपेरिजन किया जाए, एक बार फिर से नोट करो कि दोनों की 100 ग्राम क्वांटिटी का ही कंपेरिजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो वे प्रोटीन में अप्रॉक्स 400 कैलोरीज है वर्सेस सत्तू में सेम अमाउंट में अप्रॉक्स 385 कैलोरीज है। मतलब कैलोरीज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कार्ब्स की तो वे प्रोटीन में अप्रॉक्स 5.5 ग्राम्स कार्ब्स होते हैं वर्सेस सत्तू में सेम अमाउंट में अप्रॉक्स 55 ग्राम्स कार्ब्स होते हैं, यानी कि कार्ब्स 10 गुना ज्यादा हैं। ये बात सही है कि गुड क्वालिटी कार्ब्स हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स नहीं है, तो दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बट स्टिल जो लोग वेट लॉस या फिर लीन बॉडी टारगेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसे ही वे प्रोटीन के कंपैरिजन में सत्तू के सेम अमाउंट में फैट परसेंट भी थोड़ा सा ज्यादा है। अब कंपैरिजन करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट का, जिसकी वजह से ये सारा डिबेट फिटनेस इंडस्ट्री में चल रहा है, और वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड टाइप ऑफ वे प्रोटीन के सिर्फ 100 ग्राम्स में अप्रोक्सीमेटली 85 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ज्यादा है सत्तू के कंपैरिजन में, क्योंकि उसी सेम 100 ग्राम अमाउंट के सत्तू में अप्रोक्स 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो क्या सत्तू में बहुत कम प्रोटीन है और सत्तू प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स नहीं है? नो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि सत्तू में प्रोटीन कम है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि सत्तू में वे प्रोटीन के कंपैरिजन में उसी सेम अमाउंट के लिए कैलकुलेट किया जाए तो प्रोटीन काफी कम है। या फिर यूं कह लो कि एक स्कूप वे प्रोटीन से जितना प्रोटीन आपको मिलता है उतना प्रोटीन सत्तू से पाने के लिए आपको कम से कम 3 स्कूप लेने पड़ेंगे। या यूं कह लो कि अगर सिर्फ क्वांटिटी का कैलकुलेशन करें और ये अज्यूम करें कि किसी एक बंदे को अपना डेली इंटेक पूरा करने के लिए 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, और अगर उस 75 ग्राम को पूरा करने के लिए वो वे प्रोटीन वर्सेस सत्तू का इस्तेमाल करे, तो उस 75 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन के तो सिर्फ 3 ही स्कूप लगेंगे, लेकिन सत्तू आपको टोटल 300 ग्राम खाना पड़ेगा, जो कि कई लोगों में डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकता है। और जब आप अपनी प्रोटीन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सत्तू का अमाउंट बढ़ा दोगे तो कार्ब्स और फैट भी तो साथ के साथ बढ़ रहा है ना, बस वहां दिक्कत हो जाती है। बिसाइड्स अमीनो एसिड प्रोफाइल्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो सत्तू को इनकम्प्लीट प्रोटीन बोला जाता है। सत्तू एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और सभी के सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते उसमें। ऑन द अदर हैंड वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन कंसिडर किया जाता है। मुझे अगर एक और नई कंट्रोवर्सी करनी होती तो नितेश सोनी की ऐसी काफी बेसलेस वीडियोस हैं जो मैं एक एक करके यहाँ चलाता और उन पे कमेंट करता जाता, लेकिन गोल उसका जस्ट अपोजिट है। जिस कंट्रोवर्सी की दलदल में आप सब लोग फंसे हुए हो, आपको उस दलदल से बस खींच के बाहर निकालना है, और ये सिर्फ तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम किसी इंसान को टारगेट ना करके सोशल मीडिया पर फैलाई गई उसकी बेसलेस कंट्रोवर्सीज को टारगेट करेंगे और अपनी साइंटिफिक बायोलॉजिकल झाड़ू से उस गंद को साफ करेंगे। नितेश सोनी के बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, और उसके लिए एडवांस में ही मेरी तरफ से बधाई। लेकिन इस बधाई के साथ एक खास रिक्वेस्ट भी है कि नितेश भाई, इंडियन ऑडियंस अब स्मार्ट होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज और बेसलेस कंपैरिजंस के बेसिस पर फॉलोअर्स बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। क्यों ना शुरुआत यहां से की जाए कि इन कंट्रोवर्सीज के दम पर जितने फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए हैं उन सभी फॉलोअर्स को साइंस बेस्ड फिटनेस रील्स परोसी जाएं। लगभग 1 करोड़ लोग आप पर भरोसा करते हैं,
उनमें वे प्रोटीन के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की बजाय क्यों ना उनको यह बताया जाए कि सत्तू प्राइमरीली एक प्रोटीन का सोर्स नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स को देखा जाए तो वो एक कार्ब्स का सोर्स है। क्यों ना लोगों को साफ साफ शब्दों में यह बताया जाए कि बुराई वे प्रोटीन में नहीं है बल्कि बुराई फेक प्रोटीन पाउडर्स में है। जैसे अपने देश में फेक पनीर, फेक कुकिंग ऑयल, फेक मिल्क, फेक घी और फेक मेडिसिन बिकते हैं, वैसे ही फेक प्रोटीन पाउडर्स भी बिकते हैं। बस अवेयर रहना है। क्यों ना लोगों को यह बताया जाए कि वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू हाईएस्ट है, यानी कि 104 है, जो कि अंडा, दूध, सोया प्रोटीन, पनीर और सत्तू जैसी चीजों से मिलने वाले प्रोटीन से भी ज्यादा है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है कि बॉडी किसी फूड से प्रोटीन को कितनी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब और यूज करती है मसल ग्रोथ और रिपेयर के लिए। क्यों ना लोगों को यह बताया जाए कि जैसे वे प्रोटीन से कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे ही सत्तू से भी कई लोगों को डाइजेशन इशू होता है। एट द एंड ऑफ द डे है तो वो चना या छोला ही। क्यों ना लोगों को यह बताया जाए कि अगर वो हाई क्वालिटी नॉन अडल्टरेटेड वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो वे प्रोटीन सिर्फ एक उस केस में खराब हो सकता है जब दूध पीना खराब हो। आप सही हो ये कहने में कि सत्तू के बारे में अवेयरनेस फैला के आपने जिम जाने वाले उन बच्चों की मदद की है जो वे प्रोटीन पाउडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने खुद इस वीडियो में सत्तू के ना जाने कितने फायदे अभी थोड़ी देर पहले ही गिनाए, लेकिन आप एकदम गलत हो जिम जाने वाले उन्हीं बच्चों को सत्तू के बारे में ये गुमराह कर देने वाली राय देते वक्त कि सत्तू वे प्रोटीन का एक ऑल्टरनेट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन का पूरा कंट्रोवर्शियल टॉपिक सिर्फ फॉलोअर्स और फेम के लिए था। स्टार्टिंग से ही इस कंपैरिजन में दूर दूर तक कोई लॉजिक था ही नहीं। 100 बात की एक बात यह है कि अगर आपके पास बजट है तो आपको एक लैब टेस्टेड हाई क्वालिटी नॉन अडल्टरेटेड वे प्रोटीन पाउडर या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो डेली प्रोटीन इंटेक टारगेट को पूरा करने के लिए अनडाउटेडली अपनी डाइट में सत्तू का भी इस्तेमाल करो ना, किसने रोका है। पर्सनली मैं तो गर्मियों में दबा के सत्तू भी पीता हूं और वे प्रोटीन पाउडर साल भर मेरी डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता ही है। खैर, क्लिक करो और इस वीडियो में समझो कि स्टेरॉइड्स यंग इंडियंस की जान कैसे ले रहे हैं।